तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक डिफरेंट तरह की मूवी को। ये मूवी एक फ्रेंच साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। इस मूवी का नाम है द क्रिम्सन रिवर्स और इस वजह से मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। ये मूवी ब्लड रेड रिवर्स नाम की एक नॉवल के ऊपर है जिसको लिखा है जीन क्रिस्टोफी ग्रेंग ने। इस मूवी को $14 मिलियन में बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने $60 मिलियन का बिजनेस किया। इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी अलग है एंड वंस यू गेट इट आपको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इस मूवी का एक सीक्वल भी है जो कि एंटायरली डिफरेंट है बट इक्वली मजेदार है। वहां पर आपको सीक्रेट सोसाइटी और काफी सारी डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी जिसको आज कोलैबोरेशन में सिनेमा टेल्स एक्सप्लेन करेंगे, तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाल ही में मैंने द 8th नाइट नाम की एक कोरियन हॉरर मूवी का एक्सप्लेन किया है विच इज वेरी गुड। अपने इंडिया का भी नाम एंड कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है विद अ नाइस म्यूजिक, एक डेड बॉडी और कुछ कटे हुए बॉडी पार्ट्स को दिखाते हुए। देन हम डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट पेरी नीमन्स को देखते हैं जो कि पेरिस का एक वेल नोन पुलिस इन्वेस्टिगेटर होता है और उसे एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है टू इन्वेस्टिगेट अ केस। वहां का ऑफिसर नीमन्स को ये बताता है कि 2 दिन पहले कॉलेज के डीन ने रेमी नाम के एक आदमी की मिसिंग कंप्लेंट करी थी। रेमी यहाँ पर इसी कॉलेज यानी कि इस यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन होता है। उसका ये कहना था कि रेमी की बॉडी 150 फीट ऊपर माउंटेन पर लटकी पाई गई है। यहाँ पर जो डीन है वो इस टाउन का काइंड ऑफ मेयर है एंड वही सब कुछ कंट्रोल करता है। अब ये दोनों ऑफिसर्स गर्नन नाम के एक टाउन के उसी कॉलेज में जाते हैं जहां पर वो पढ़ाता था और वहां पर फॉरेंसिक के लोग विक्टिम की बॉडी के बारे में बताते हैं कि उसकी आंखों को निकाल दिया गया था और हाथ भी काट दिए गए थे। उसके शरीर की मल्टीपल हड्डियां टूटी हुई हैं और जब रेमी की आंखें निकाली गई थी तब वो जिंदा था। अब यहाँ पर रेमी के हाथों को इस तरह से काटा गया था कि रेमी को एक्सट्रीम लेवल का पेन तो हो लेकिन वो मरे ना। अब उसकी आंखों से वियर्ड सा लिक्विड भी बाहर आता है जिसको नीमन्स छूने ही वाला होता है, बट डॉक्टर उसको रोक देता है एज ये डेंजरस हो सकता था। खैर नीमन अब डॉक्टर बर्नर्ड शर्नीस के कैबिन में जाते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि नीमन्स को डॉग से काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि डॉग को देखते ही वो सहम जाता है। अब डॉक्टर ये बताते हैं कि रेमी अपने बढ़ते जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए यहाँ पर आया करता था। डॉक्टर बर्नर्ड का ये भी कहना था कि रेमी के फादर उनके साथ सेम स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन डॉक्टर ने 1982 में पढ़ाना बंद कर दिया था। अब डॉक्टर को जब रेमी की मौत का और ये पता चलता है कि किस तरह उसकी मौत हुई थी तो वो उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं जो कि हेरेडिटरी में होता है और कई सारे माउंटेन्स के बच्चे इसी तरह से मारे जा रहे हैं। और पॉसिबिलिटी ये है कि इन सबके हाथों को और आईज को स्पेसिफिकली मारने के पीछे किलर का कोई ना कोई मकसद या फिर कोई साइन हो सकता है क्योंकि आईज और हैंड्स हर किसी के यूनिक होते हैं और वो सभी में वही निकाल रहा है। अब नीमन्स यहाँ पर डीन डिडियर फ्लेमेंट को क्वेश्चन करके रेमी के अपार्टमेंट में सर्च करता है। उसे वहाँ पर सुपरमैन की कुछ फोटोज मिलती हैं जिसपे जेनेरिक रिलेटेड फोटोज होती हैं। अब डीन का बेटा और असिस्टेंट ह्यूबर्ट रेमी के PhD थीसिस को ट्रांसलेट करके उसका नाम बताता है जिसका ट्रांसलेशन होता है कि वी आर द मास्टर्स, वी आर द स्लेव्स, वी आर एवरीवेयर, वी आर नोवेयर एंड वी कंट्रोल द क्रिम्सन्स रिवर। खैर अब नीमन फैनी नाम की एक लड़की से मिलता है जिसने रेमी की बॉडी को डिस्कवर किया था और बातों ही बातों में नीमन्स को ये भी पता चलता है कि फैनी एक ग्लेशियोलॉजिस्ट है और डीन के बेटे से एंगेज्ड है यानी कि ह्यूबर्ट से। खैर वो इन सब बातों से डिनाई करती है और कॉलेज की ऑफिशियल की बेटी होने के बावजूद भी कॉलेज के बाहर ही रहती है। वो कॉलेजेस में एवलांचेस होने से बचाती है। अब नीमन्स को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कॉल आता है जो ये बताते हैं कि रेमी की आंखों के अंदर एसिड रेन पाया गया है, बट यहाँ पर स्ट्रेंज बात ये थी कि 1970 से वहाँ पर कोई भी एसिड रेन नहीं हुई थी, विच मीन्स कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, यानी कि ये सीरियल किलिंग्स ही हैं। खैर अब सेवेसैक का एक डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट मैक्स करकैरियन वहीं पे एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है जो कि ज्यूडिथ हेरोल्ड और एक और लड़की के बारे में थी जो कि निमोनिया से मर गई थी। ज्यूडिथ एंड निमोनिया वाली लड़की 1982 में ही मारी जा चुकी थी, लेकिन ग्रेवयार्ड से 2 लड़कियों की ग्रेव्स के साथ में छेड़छाड़ हुई थी जिसकी कंप्लेंट उसके पास में आई थी। मैक्स स्कूल के अंदर भी ज्यूडिथ के बारे में पता करने जाता है बट उसकी सारी डिटेल्स और फोटोज गायब हो गई थी।
किसी ने उनको चुरा लिया था एंड एविडेंस मिटाने की कोशिश करी थी। बट मैक्स यहाँ पर जूडिथ की एक्सीडेंट डिटेल्स को किसी तरह से निकलवाता है और जूडिथ की माँ के बारे में पता लगा लेता है। अब मैक्स को ये पता चलता है कि जूडिथ की मौत बहुत बुरी तरह से हुई थी। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल था और उसकी मॉम अकेली थी जो कि उस एक्सीडेंट में बच गई थी। और अपनी बेटी की मौत के ट्रॉमा में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब एक नन बन जाएंगी। तो मैक्स उनकी ननरी में जाता है जहाँ पर वो जूडिथ की मॉम से मिलता है और उनको ये बताता है कि कोई उसके कॉफिन को खोलने की कोशिश कर रहा है। अब जूडिथ की मॉम मैक्स को ये बताती है कि इन सब चीजों की शुरुआत गर्डन में हुई थी, जहाँ पर जूडिथ की रिस्ट भी ब्रेक हो गई थी जब वो केवल 10 साल की थी। तो उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ उसी हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पर वो पैदा हुई थी। और जूडिथ और उसके डैड को ऐसा लग रहा था कि डीमंस उनका पीछा कर रहे थे। उस एक्सीडेंट में उसने अपनी बेटी और हस्बैंड को खो दिया था और अब वही डीमंस वापस आ रहे हैं। वो बताती है कि उसको अपनी जान बचानी चाहिए क्योंकि उसकी भी जान खतरे में है। खैर अब नीमन्स और फैनी उसी बर्फीले पहाड़ पर जाते हैं जहाँ पर रेमी पाया गया था। नीमन्स ने फैनी को चुना था ताकि वो उसकी मदद कर सके पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए, एज शी वॉज एक्सपर्ट। और वहां पर उन्हें एक अजीब सी जमीन मिलती है जो कि खोखली होती है और उस जमीन के नीचे एक और बॉडी आइस में जमी हुई थी। मैक्स अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होटल के टेनेंट्स के पास में जाता है जहां पर उसका उनके साथ में झगड़ा हो जाता है और झगड़े में मैक्स जीतने लगता है। तो फाइनली वो टेनेंट्स उन्हें ये बताते हैं कि उन्होंने सिमेट्री में एक व्हाइट लाड़ा वाले आदमी को देखा था। यहाँ पर व्हाइट लाड़ा मतलब है कार और पॉसिबिलिटी ये है कि उसने ही ये किया होगा। तो अब मैक्स अपनी टीम को व्हाइट लाड़ा के बारे में पता करने के लिए कहता है और उन्हें गर्डन में एक व्हाइट लाड़ा मिल भी जाती है जो कि फिलिप के नाम पर रजिस्टर्ड होती है और फिलिप के बारे में उसी वक्त नीमन को भी पता चल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बेसिकली नीमन्स और मैक्स इनडायरेक्टली एक ही केस पर काम कर रहे हैं एंड ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली घट रही हैं एक ही टाइम पर बट एट डिफरेंट प्लेसेस। खैर यहाँ पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है कि वो आइस में जमी हुई बॉडी किसी और की नहीं बल्कि फिलिप की ही है। जी हाँ, फिलिप यहाँ पर मैटरनिटी वार्ड में काम करता था एंड उसकी मौत सभी लोगों को चौंका देती है। ये अजीब मौतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि रेमी एंड फिलिप यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए थे। नीमन्स यहाँ पर फिलिप के घर को चेक करने आता है कि तभी मैक्स भी वहाँ पर उससे पहले पहुँच जाता है और मैक्स गेट को चुपके से ओपन कर रहा होता है। तभी नीमन्स उसको पकड़ लेता है बट देन मैक्स अपने पुलिस होने की इन्फॉर्मेशन उसको देता है एंड दोनों साथ काम करने लगते हैं। इन दोनों को ये पता चलता है कि फिलिप डॉग ट्रेनिंग एंड इनब्रीडिंग में शामिल था एंड ऑब्वियसली यहाँ पर नीमन्स फिर से डॉग को देखकर डर जाता है। अब फिलिप की डेड बॉडी को देखते टाइम उनको उसके हाथ तो कटे हुए दिखाई देते हैं जो कि किलर का सिग्नेचर मूव है, बट आंखें बिल्कुल सही सलामत दिखाई देती हैं। लेकिन तभी डॉक्टर को यहाँ पर कुछ शक होता है। वो उसकी आंखों को निकाल कर दिखाता है कि ये आंखें नकली हैं एंड ये काफी ज्यादा ग्रूसम सीन था, मीनिंग कि फिलिप एंड रेमी का किलर सेम ही है। अब नीमन एंड मैक्स यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स के बारे में डिटेल्स ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। उनको ये पता चलता है कि कॉलेज वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में एस्टेब्लिश हुआ था और उसकी फंडिंग नाजीज ने की थी। वहाँ पर उनको इनब्रीडिंग वाले कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने ये सोचा कि अगर वो बस अपने में ही शादी करेंगे तो एक सुपीरियर रेस पैदा होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। उनके बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने लगे एज दे वर फिजिकली वीक एंड यही रीजन था इन ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स का। रेमी के साथ भी यही इशू था। खैर अब तभी वहां पर उनको एक और डेड बॉडी मिलती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर बर्नर्ड की थी और उसके पीछे उसी के ब्लड से लिखा हुआ था कि आई विल ट्रेस द सोर्स ऑफ क्रिम्सन रिवर, जिसे ठीक उसी तरह से मारा जाता है जिस तरह से रेमी को मारा गया था। और जैसे ही दोनों उस बॉडी को देखते हैं उनके बगल से कोई भागने लगता है। आई थिंक यहाँ पर किलर का प्लान इसके भी हाथ काटने का होगा, बट तभी ये दोनों वहां पर पहुंच गए और किलर के प्लान पर पानी फिर गया। अब वो व्यक्ति गन उठाकर हमला करने लगता है लेकिन वो बस उनको डराकर वहां से भाग जाता है। मैक्स काफी कोशिश करता है कि वो उसको पकड़ ले लेकिन टेम्परेचर फ्रीजिंग था, बारिश हो रही थी, तो वो गन निकाल के भी शूट नहीं कर पाता है, उसके हाथ जमने लगे थे। अब मैक्स और नीमन्स उस गन के फिंगरप्रिंट्स मैच करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी भी व्यक्ति से मैच नहीं होते और अब मैक्स के कहने पर वो जूडिथ के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाता है, यानी कि बचपन वाली जूडिथ से, जो कि बिल्कुल मैच हो जाते हैं, मीनिंग कि जूडिथ यहाँ पर मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको पता ही नहीं था कि जूडिथ दिखती कैसी है, इसलिए इनको कंफ्यूजन थी कि 20 साल पहले मरी हुई लड़की कैसे इन पर गोली चला सकती है। अब दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे की फाइंडिंग्स को बताते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैक्स ये पता करेगा कि सच क्या है, कि जूडिथ मरी है या फिर नहीं।
और नीमन्स ये कहता है कि ये सारी चीज कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, तो वो वहां पर इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। यूनिवर्सिटी के बाहर नीमन को फैनी मिलती है और वो उसको लिफ्ट देता है और रास्ते में दोनों डॉक्टर बर्नर्ड की मौत के बारे में बात करने लगते हैं और ये पता चलता है कि फैनी अपने पेरेंट्स से ज्यादा क्लोज नहीं है एंड यहाँ पर नीमन को फैनी पे शक होने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स जूडिथ के कॉफिन को सिमेट्री जाकर खोलता है जहाँ पर वो ये देखता है कि जूडिथ की बॉडी वहाँ पर है ही नहीं और वहाँ पर बस एक फोटो है जो कि काफी कुछ किसी और की तरह नहीं बल्कि फैनी की तरह दिखती है एंड ही वॉज शॉक्ड। उसको ये लगता है कि वो फैनी नहीं बल्कि जूडिथ ही है। मीनवाइल नीमन कॉलेज में आता है जहाँ पर पुलिस कैप्टन ये बताते हैं कि रैमी की जो थीसिस थी वो पूरी तरह से नाजी स्टाइल के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि यूजेनिक्स के ऊपर, जो कि ये कहती है कि इंटेलेक्चुअल बच्चों को और एथलेटिकल बच्चों को आपस में ब्रीड किया जाए और इसी से परफेक्शन मिलेगी। और नीमन्स एक प्रोफेसर से झगड़ा करने लगता है क्योंकि वो इस केस से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे शक होने लगता है कि शायद उसी की वजह से इतने मर्डर्स हो रहे हैं और वो इस बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानता है, तो इसलिए वो प्रोफेसर पर हाथ उठाने लगता है और ये कहता है कि उसी का ये सब कुछ करा धरा है। लेकिन तभी वहां पर टाइम पर मैक्स आ जाता है और एक और मर्डर होने से रोक लेता है। लोल। खैर अब नीमन्स और मैक्स के बीच में बात होती है। मैक्स ये कहता है कि फैनी ही जूडिथ है और वो उसको उसके बचपन का फोटो भी दिखाता है, बट यहाँ पर फैनी नीमन की केस सॉल्व करने में मदद कर रही थी और वो ये क्रिम्सन रिवर का मतलब जानने के लिए भी कह रही थी। अब रास्ते में जाते हुए उन्हें ये बात समझ में आती है कि फैनी से पहले भी यहाँ पर इनब्रीडिंग चल रही थी, लेकिन अब उन्हें नए ब्लड की जरूरत थी एज उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे थे। उन लोगों ने मैटरनिटी वार्ड में प्रोफेसर के बच्चों को एक्सचेंज कर दिया था। फिलिप के डैड ने फैनी को जूडिथ के लिए एक्सचेंज कर दिया ताकि वो एक सुपीरियर रेस को बना सके, बट बात इससे भी ज्यादा गहरी है जो कि थोड़ी देर में हमको पता चलेगी। और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक नाजी का ब्रीडिंग ग्राउंड जैसा बना रहे थे। अब ये कहते ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार के पीछे कोई आकर कार को क्रैश करने लगता है और वहां पर मैक्स गाड़ी से बाहर गिर जाता है। नीमन्स गाड़ी में ही रह जाता है और अब दूसरी कार आके उनकी कार को अपने साथ क्रैश करते हुए एक पॉइंट पर ले आती है। नीमन्स अपनी गन की मदद से कार में ड्राइव कर रहे आदमी को मार देता है और पता चलता है कि कार चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि डीन का बेटा था, यानी कि ह्यूबर्ट। जी हाँ, उसी से फैनी की शादी होती ताकि परफेक्ट बच्चे इस दुनिया में आ सके, यानी कि फैनी यहाँ पर एक माउंटेनियर थी। खैर अब वो लोग फैनी के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको कुछ ग्रेनेड्स गायब मिलते हैं और उन लोगों के कटे हुए हाथ भी मिल जाते हैं, यानी कि रैमी के और फिलिप के। तो वो अब कॉलेज को इवैक्यूएट करके ऊपर माउंटेन्स की ओर जाने लगते हैं जहां पर उनको फैनी मिलती है। नीमन्स ये कहता है कि उन्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है कि उसे एक्सचेंज किया गया था, लेकिन फैनी ये कहती है कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और अब उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब ये कहते ही पीछे से एक और लड़की निकलती है जो कि फैनी की ट्विन होती है, जिसको देखकर ये समझ में आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जूडिथ थी। जूडिथ उसके फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताती है कि ये सब उसकी मॉम का ही प्लान था और अब इसके चलते मैक्स और जूडिथ के बीच में झगड़ा हो जाता है जिसमें वो उसको गिरा देती है। अब जूडिथ फैनी को गन देकर नीमन्स को मारने के लिए कहती है और उसी वक्त पीछे से मैक्स उठ जाता है। अब फैनी जूडिथ पर गोली चला देती है और मैक्स फैनी के शोल्डर पर, जिससे एक एवलांच क्रिएट हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। असल में जूडिथ का प्लान ये था कि वो यहाँ पर एक ब्लास्ट करेगी जिससे ये पूरा टाउन खत्म हो जाएगा, एज उसका मन इन सभी लोगों से बदला लेने का था, यानी कि पूरी यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने उसका बचपन तबाह किया। ये सारा काम जूडिथ और फैनी ने मिलकर किया था, जो कि मैं आपको मूवी खत्म होने के बाद एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। खैर अब मैक्स और नीमन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी ही देर में जूडिथ होश में आ जाती है और वो मैक्स को पकड़ लेती है, लेकिन एवलांच के नीचे आकर वो मारी जाती है। और वहां पर रखे हुए स्नो ब्लोअर की मदद से फैनी, मैक्स और नीमन्स बच जाते हैं। और तभी मैक्स हंसते हुए नीमन से अपने डॉग्स के डर को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आई नो कि इस स्टोरी ने आपको काफी कंफ्यूज कर दिया होगा कि आखिर हुआ क्या है एंड इस स्टोरी का मकसद था क्या, बट मैंने इस फिल्म का एक स्पेशल वर्जन देखा है जिससे मैं आपको इसकी समरी एंड थ्योरीज बताता हूँ। असल में यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली एक रिवेंज स्टोरी है एंड यहाँ पर नाजीज का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि है यूजेनिक्स। तो यहाँ पर फिलिप, रैमी एंड डॉक्टर बर्नर्ड, ये तीनों ही लोग द यूनिवर्सिटी ऑफ गर्नन के मेंबर्स थे
अब नाजीज की जो यूजेनिक थीसिस थी, इन्होंने उसको ट्राई किया। इन्होंने चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड चिल्ड्रन ऑफ माउंटेनियर्स को रिप्लेस किया। अब यहाँ पर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये टीचर्स आपस में ही शादी किया करते थे, लेकिन यूजेनिक थीसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सोचा कि अगर ये बेबीज को बदल दें लाइक माउंटेनियर्स बेबी के साथ, तो एक नई ब्लड लाइन मिलेगी यूनिवर्सिटी को। इन बच्चों के अंदर टीचिंग्स एंड माउंटेन दोनों कैपेबिलिटीज होंगी, यानी कि स्ट्रेंथ होगी, जिससे कि एक परफेक्ट बीइंग बनेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि ये चीज इलीगली करी जा रही थी। इट वॉज नॉट लाइक कि माउंटेनियर्स अपनी मर्जी से बच्चे दे रहे थे। ये सब चीजें नाजी एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग थी जो कि यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही थी। लाइक यूनिवर्सिटी वालों की खुद की जेनेटिक्स जो थी वो स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने यूजेनिक्स कॉन्सेप्ट को यूज करने का सोचा। लाइक कोई लड़का होगा यूनिवर्सिटी से एंड फैनी होगी माउंटेनियर्स की बच्ची, तो उनका बच्चा एक परफेक्ट बीइंग होगा, यानी कि फैनी और ह्यूबर्ट। अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही जा रही थी, बट तभी हेरोल्ड ट्विंस को जन्म देती है, यानी कि जूडिथ एंड फैनी। अब फिलिप ने इलीगली सिर्फ एक ही बच्ची को अपनी बच्ची से रिप्लेस किया, जो कि बड़े होकर बनी फैनी। आई बिलीव कि इनकी रियल बच्ची मर गई होगी, बिकॉज फिलिप की रियल बच्ची के बारे में कुछ भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। खैर, अब हेरोल्ड को बताया गया और दिखाया गया कि उसकी एक ही बच्ची हुई है, जो कि है जूडिथ। अब यहाँ पर हुआ ये कि हेरोल्ड की एक बच्ची यूनिवर्सिटी के टीचिंग माहौल में पली बड़ी, जो कि है फैनी, बट उसके अंदर क्लाइंबिंग कैपेबिलिटीज भी थी, विच वॉज शोन इन द फिल्म। तभी तो नीमन्स को उस पर शक हुआ था, एंड यही रीजन था कि फैनी क्लाइंबिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, एज इट वॉज कमिंग फ्रॉम हर मदर एंड फादर। अब एक बच्ची जूडिथ को लेकर हेरोल्ड चली गई दूर। आपको याद होगा कि हेरोल्ड ने बताया था कि जूडिथ को 10 साल की उम्र से दिक्कत थी, एंड वो कैसे भयानक एक्सीडेंट में मारी गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असल में उसकी माँ जूडिथ के रिस्ट टूटने की वजह से कई सालों के बाद में टाउन ऑफ गर्नन में वापस आई थी, जहाँ पर उसने फैनी की फोटोज देखी उसी हॉस्पिटल में, जो कि बिल्कुल जूडिथ जैसी दिखती थी। तभी वहाँ पर वो ये समझ गई कि जन्म के वक्त उसके साथ में धोखा हुआ है, एंड इन सब चीजों में फिलिप शामिल था। अब यूनिवर्सिटी को ये पता चल जाता है कि हेरोल्ड ने फैनी को देख लिया है, तो वो उसको एंड जूडिथ को खत्म करने का प्लान करते हैं, जिस दौरान एक एक्सीडेंट में उसका पति मारा जाता है, बट वो और जूडिथ बच जाते हैं। एंड ये यूनिवर्सिटी इसमें कामयाब भी हो जाती अगर वो एक चाल न चलती। जूडिथ की मॉम ने कार में एक मरी हुई लड़की को रख दिया, यानी कि वही लड़की जिसको निमोनिया हुआ था 1982 में। अब उस लड़की की बॉडी को देखकर तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन जूडिथ की मॉम ने उसकी एक उंगली को काटकर वहां पर रख दिया, ताकि सबको ये लगे कि जूडिथ मर गई है। अब इसके बाद जूडिथ की माँ तो चली गई ननरी के अंदर, एंड जूडिथ आ गई इसी टाउन में। जूडिथ ने फैनी को सारी बातें बताई और दोनों ने बदला लेने का फैसला किया। अब यहाँ पर जूडिथ फैनी की तरह बाहर जाने लगी, बट जूडिथ वॉज मोर इविल। उसने सोचा कि वो पूरी यूनिवर्सिटी को ही तबाह कर देगी, बट एंड में जूडिथ मारी गई और फैनी उसकी तरह नहीं थी, वो नर्म दिल की थी। यूनिवर्सिटी में जिन्होंने गलत किया वो सब मारे गए, एंड जूडिथ की कब्र में भी फोटो उसी ने रखी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड मूवी मुझे अच्छी लगी। श्योरली यहाँ पर आपको भूत प्रेत देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, एंड ये मूवी आप जरूर देखिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए